नमस्कार। मौर्य काल में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। जब सेल्यूकस पराजित हुआ तो उसने एक संधि की चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य से उसने अपनी बहन की शादी करवाई, जिसका नाम था बहन ने पुत्री की शादी करवाई जिसका नाम था हेलेना या कार्लेलिया, दूसरा नाम था उसका। संधि करने के बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत भी दिए। वो 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ये चारों प्रांत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि उसको कौन से प्रांत नहीं दिए गए, कौन से दिए गए। तो 2 कौसे हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दिए थे। ये भारत में जो विवाह हुआ इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत से बाहर था, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहा गया। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का था? तो जैन धर्म का। किससे दीक्षा ली? तो भद्रवाहु से। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का कौन सा राजदूत आया? तो मेगस्थनीज। ठीक है, या चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा आया? तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिका। इसमें उसने किसके बारे में किया? सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। एक तो ये बताया उसने। उन्होंने एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था, मतलब राजा को एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये किसने कहा? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा। वे लगातार, ये हो गया। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज तथा 64 द्वार हैं। 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बशीरों से घिरा हुआ है। ये मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो एप्पियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का जो युद्ध हुआ 305 में, उसका उल्लेख किसने किया? तो एप्पियानस ने किया है। उसके बाद आता है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। मैंने पहले बताया, लेकिन किसने बताया? प्लूटार्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में हुई। बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आता है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था? तो हर्यक। बिंदुसार किस वंश का है? तो मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, जो कब गद्दी पे बैठा? 298 में। अमित्रघात। बिंदुसार को किस नाम से जाना था? अमित्रघात। अमित्रघात का तात्पर्य होता है शत्रु का नाशक। ठीक है, शत्रु का नाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अन्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का नहीं था? तो बिंदुसार। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रबो के अनुसार सीरिया ने एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमिकस नामक राजदूत भेजा था। डायमिकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है। किसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी? डायमिकस। किसके दरबार में आया? बिंदुसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिहिसेन। वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। एक विद्रोह का नेतृत्व सुशीम ने किया। पहले विद्रोह का नेतृत्व सुशीम, जो उसका बड़ा लड़का था, और दूसरा विद्रोह के लिए अशोक को भेजा गया। दोनों भाइयों ने दबा दिया। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने किसकी मांग की? तो मदिरा की मांग की, सूखे अंजीर की मांग की और एक दार्शनिक की मांग की। ये दोनों चीजें तो उसको मिल गई, लेकिन दार्शनिक
देने से मना कर दिया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। किस ग्रंथ में मिलता है कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया। अब आता है बिंदुसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक का नाम सबने सुना है, लेकिन किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जब वो 269 में राज गद्दी पर बैठा तो उससे पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुजरा। वेरी इंपॉर्टेंट। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? तो 261 ईसा पूर्व, अपने शासन के 8वें वर्ष। ठीक है। प्लिमी का कहना है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय पाटलिपुत्र में डियानिसस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है। डियानिशियस नामक राजदूत किसने भेजा? तो फिलाडेल्फस के राजा टोलमी द्वितीय ने भेजा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी? तो उपगुप्त ने। पहले वो ब्राह्मण धर्म का न्यायी था, शैव धर्म को मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास उठ गया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसी के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तब विश्व झोपड़ी। मतलब कर्ज, चौपार, सुदामा तब विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण किस मौर्य शासक ने किया? तो अशोक ने किया। कहाँ है? बिहार में है बराबर की पहाड़ियां। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। मतलब 4 गुफाएं तो अशोक ने प्रदान की, लेकिन नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की? तो उसके पौत्र दशरथ ने प्रदान की। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। बहुत बार आया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका किसको किसको भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया। मतलब जो शिलालेख लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये ईरानी शासक से प्राप्त किए गए। ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है जो उसने शिलालेख लिखे हैं। तो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ग्रीक लिपि में, ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं, अरमाइक लिपि में। ग्रीक और अरमाइक लिपि में अभिलेख अफगानिस्तान में। ठीक है। मतलब ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ है? प्रश्न बन सकता है अफगानिस्तान में। खरोष्ट लिपि का अभिलेख कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है। तथा शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में है। भारत में अभिलेख जितने भी हैं अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में है। अफगानिस्तान में कहाँ किस लिपि में है? तो यूनानी और अरमाइक में है। खरोष्ट लिपि में पाकिस्तान में है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। कितने भागों में बांटा गया? 3। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पांदेरी पेंथेलर ने की। इनकी संख्या उसने 14 बताई। वेरी इंपॉर्टेंट। अब 14 जो अभिलेख हैं बहुत बार आया है, आपने देखना है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स इब्न से। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। सबसे पहले मैंने बताया कि शिलालेखों को खोज के बारे में हुई 1750 में। किसने की? पादेरी पेंथेलर ने की। ठीक है। लेकिन इसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। जो इसके 14 शिलालेख मिले, लेकिन 8 स्थानों से मिले। ठीक है। 8 जो प्रथम शिलालेख है इसका वो है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। द्वितीय में प्रश्न बनता है तृतीय शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख। चौथे शिलालेख में क्या कहा गया है? इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा चौथे में कहा गया है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख में कहा गया? तो 5वें। 6ठे में इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें में अशोक ने तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है। 9वें में सच्ची भेंट, सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। 9वें में। 10वें में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वें में कहा गया। 11वें में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म माने धर्म।
12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी पड़ोसी राज्यों को उल्लेख, वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा पड़ोसी राज्यों का वर्णन। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो अशोक के 8 स्थानों से 14 अभिलेख मिले हैं जो कि ये हैं, और उनमें क्या क्या उल्लेख किया गया ये बताया गया है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ये 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और जो ये छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं इसमें आप जरूर नोट्स बनाएं। आपके पास लूसेंट पड़ी होगी, मेरे पास उतना मैटर नहीं पड़ा है, फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करें और सफलता की ऊंचाई को छुएं। कल फिर मिलते हैं स्तंभ लेखों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।